हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, हम आज से इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम ये जानेंगे इतिहास हमारा 3 भागों में विभक्त है। इसको हम 3 भागों के माध्यम से पढ़ते हैं, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। इन तीनों भागों में बांटकर हम इतिहास को पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम इतिहास के जनक को जान लेते हैं। तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। साथियों, हम आज से प्राचीन इतिहास से अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, यानी इतिहास को पढ़ना हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, जिसको इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में साथियों कई टॉपिक हैं, 9 टॉपिक दी गई हैं, जिनमें से हम आज पहले हड़प्पा सभ्यता, यानी जिसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता से पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। साथियों, ईसा पूर्व जो है ये हमेशा अधिक से कम लिखा जाता है, इसको कम से अधिक नहीं लिख सकते, यानी 1700 से 2500 नहीं लिख सकते। ये 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको हमेशा ध्यान रखिए, कहीं पर भी ईसा पूर्व दिया है ईस्वी पूर्व, तो वो हमेशा अधिक से कम होगा। अब हम देखते हैं कि हमको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, यानी जिसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तीसरा हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। चौथा पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। पांचवा देखेंगे मौर्य काल। छठा देखेंगे मौर्योत्तर काल, यानी जैसे मौर्य और उत्तर कहते हैं, मौर्योत्तर यानी गुप्त पूर्व काल। सातवां देखेंगे हम संगम काल। आठवां देखेंगे गुप्त काल और नवा है हमारा गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त उत्तर काल, जिसे वर्धन वंश कहा जाता है। साथियों, वीडियो को आपको पूरी लास्ट तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको विस्तार से समझाया जाएगा और इससे बनने वाले प्रश्न, यानी जैसे आपको आज क्या पढ़ाया जाएगा, हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा, जितने भी प्रश्न इससे बन सकते हैं, और इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ सभी आपको विस्तार से बताई जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आप अपने सामने एक कलम और कापी लिखकर बैठ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और वीडियो को हम लास्ट तक देखेंगे, और इसी तरह प्रत्येक दिन हमारी वीडियो अब आपको मिलती रहेगी। प्रतिदिन हम एक एक यानी जैसे आज हड़प्पा सभ्यता बता रहे हैं, एक दिन वैदिक सभ्यता संस्कृत बताई जाएगी, अगले दिन महाजनपद काल को बताया जाएगा। आपकी एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप डी कोई भी, और यदि आप 11, 12 या फिर बीए जो भी आप कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है? तो ऑप्शन ए है 2800 ईस्वी से 2000 ईस्वी, बी है 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी, सी है 3500 ईस्वी से 1800 ईस्वी, और डी है निश्चित नहीं हो सका है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता को मान्यता प्राप्त है काल का। अब देखिए, इससे संबंधित और क्या है, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबद्ध मानी जाती है। यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसी से संबंध सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी अभी तक कोई भी चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी गई है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अब हम अगला देखेंगे। अगला हमको क्या दिया, देखिए दूसरा प्रश्न अब इसी से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए, अब हम देखेंगे इससे महत्वपूर्ण और चीज़, सिंधु की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। जो सिंधु की सभ्यता थी, ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु की सभ्यता हमारी मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि इन देशों के साथ सैंधव वासियों का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध भी था। इतना आप समझ गए हैं? तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी?
सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अब देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है यह वर्तमान समय में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई है। तो देखिए इससे आपका एक तो प्रश्न ये बन गया कि कहाँ तक विस्तृत थी। दूसरा यह प्रश्न बना सिंधु घाटी की सभ्यता वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। आपको इसी तरह ध्यान से पढ़ना है और इससे बाहर आपको कोई भी कहीं से भी प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। देखिए अगला दिया है सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष सुरकोटडा से मिलते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित हम देख लेते हैं। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब आपको मन में आ रहा होगा सुरकोटडा स्थान कहाँ स्थित है। तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियाँ और एक अनोखी कब्रगाह मिली थी। यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ यानी और एक अनोखी कब्रगाह मिली थी। चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया गया है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है ये किस प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। साथियों कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। अब चलिए हम अगला देखते हैं। अगला दिया हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता हमारी किस युग की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युग की थी। कांस्य युग की ये क्यों थी क्योंकि प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य युग कही जाती है। यानी इसी युग में पहली बार कांस्य का प्रयोग किया गया इसीलिए इसे कांस्य युग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो तो उसको हमें कमेंट में बताएं। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए अगला क्या दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी इनका मुख्य व्यवसाय क्या था जिससे इनका पेट या फिर घर का खर्चा जो भी है सब कुछ चलता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमें कृषि और पशुपालन का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई थी। हड़प्पा काल से ही हमें कृषि की और पशुपालन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से शहरी सभ्यता थी जो कृषि उत्पादन और वाणिज्य से जुड़ी हुई थी। ठीक है। अब देखिए अगला दिया है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ऑप्शन ए दिया है ईंट, ऑप्शन बी है बांस, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है लकड़ी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ईंट से। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी। देखिए इस सभ्यता की विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ की विकसित निर्माण योजना यानी यहाँ की विकसित निर्माण योजना सिंधु सभ्यता जो है विकसित थी। ठीक यह एक विकसित निर्माण योजना यहाँ की थी। अब अगला देखेंगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी जो हड़प्पावासी थे ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कपास के। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम हड़प्पावासियों ने कपास की खेती शुरू की थी। यानी आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कपास की खेती किसने शुरू की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पावासियों ने शुरू की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा लोथल। लोथल और सुतकोलदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। यानी सिर्फ दो ही इसमें बंदरगाह थे, एक लोथल था और एक सुतकोतदा था। यही दो थे। तो इसमें ऑप्शन में आपका सिर्फ लोथल दिया है सुतकोतदा नहीं दिया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अब अगला दिया है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था और कितने वर्गों में विभक्त था। इससे दो प्रश्न बनता है। तो इसका सबसे पहले आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक वर्गों में विभक्त था। और यह जो समाज है मुख्य रूप से चार वर्गों में विभक्त था। एक विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारिक और चौथा श्रमिक। साथियों अगला प्रश्न हमको क्या दिया। अगला प्रश्न दिया हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा
बी। सन 1919 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और उसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब हम अगला देखते हैं इसी से संबंधित हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या सही है, यानी कौन सा इसमें सही है। चलिए देखते हैं। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्हें गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया, उन्हें संस्कृत समान स्थल नहीं थी। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग वो भगवान शिव की पूजा करते थे और उनके आराध्य देवता के रूप में पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। वो अपने आराध्य देवता के रूप में पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और जो पशुपतिनाथ है ये भगवान शिव का ही पर्यायवाची है, तो अर्थात वो भगवान शिव की ही पूजा करते थे। अब अगला देखिए, अगला दिया है हमको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य में कालीबंगा से मिला है और कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो एक राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। देखिए यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं सब बताए जा रहे हैं। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। यह मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे पुराना शहर माना जाता है। जो मोहनजोदड़ो है ये मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे पुराना शहर माना जाता है। पहले यह भारत का हिस्सा था परंतु अब पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पहले भारत का हिस्सा था लेकिन जब 1947 में हमारा विभाजन हुआ पाकिस्तान से तो यह तब से पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो में। देखिए इससे संबंधित टॉपिक देखेंगे। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल वृहत स्नानागार है। इसकी लंबाई साथियों 55 मीटर तथा चौड़ाई 33 मीटर थी। उत्तर से दक्षिण की तरफ 55 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 33 मीटर तक थी। अब देखिए इसी संबंधित अगला प्रश्न क्या है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। यह स्थल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है यह स्थल गुजरात में भोगवा नदी एक है उसी के किनारे बसा हुआ है। साथियों विशेष संबंधित हम अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, यानी इसका और एक और अन्य नाम है उसको किस नाम से हम जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। साथियों इससे संबंधित फैक्ट देखिए। मोहनजोदड़ो जो है एक हिंदी नाम है। इसे सिंधी भाषा में मोहनजोदारो कहते हैं। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो जो हम कह रहे हैं ये एक हिंदी भी नाम है, लेकिन यदि इसे सिंधी भाषा में कहना हुआ तो इसे मोहनजोदारो कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये, हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, न कि सिंधु की सभ्यता। सिंधु की सभ्यता आपका गलत हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता सही है, इसका एक प्रचलित नाम है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला दिया, सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। बैल का सबसे अधिक उत्कीर्णन हुआ है, यानी सबसे अधिक बैल को दिखाया गया है सैंधव स्थलों में। जब सैंधव स्थल का उत्खनन हो रहा था तो वहाँ से जो प्राप्त मोहरें थीं उनमें सर्वाधिक जो है बैल का उत्कीर्णन हुआ था। अब देखिए इससे संबंधित फैक्ट कुछ दिया है। सिंधु घाटी की मूर्तियों में बैल की आकृतियों वाली मूर्तियों को भगवान ऋषभनाथ जोड़कर इसलिए देखा जाता, यहाँ से प्राप्त ग्रेनाइट पत्थर की एक नई मूर्ति भी जैस धर्म से संबंधित मानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में जो मुद्रा अंकित है वह मथुरा की ऋषभदेव की मूर्ति के समान है। वह मुद्रा के नीचे ऋषभदेव का सूचक बैल का चिन्ह भी मिलता है। ऋषभदेव का जो सूचक है वो बैल का चिन्ह है। मुद्रा के चित्रण के
चक्रवर्ती सम्राट भरत से जोड़कर देखा जाता है, यानी जो मुद्रा का जो चित्रण है जो भरत चक्रवर्ती सम्राट जो अशोक थे उनसे जोड़कर देखा जाता है। और आगे कह रहे हैं कि दाईं ओर नए कायोत्सर्ग मुद्रा में भगवान ऋषभदेव हैं, जिनको शिरोभाग में एक त्रिशूल है जो त्रिरत्नत्र जीवन का प्रतीक है। निकट ही शीश झुकाए उनके ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत हैं, जो उषड़ी धारण किए हुए राष्ट्रीय ठाठ में हैं। भारत के पीछे एक बैल हो जो ऋषभनाथ का चिन्ह है। अधोभाग में 7 प्रधान अमात्य हैं। हालांकि हिंदू मान्यता अनुसार इस मुद्रा में राजा दक्ष का सिर भगवान शंकर के सामने रखा है और उस सिर के पास वीरभद्र शीश झुकाए बैठे हैं। यह सती के यज्ञ में दाह होने का चित्रण है। ये इससे संबंधित फैक्ट था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। तो साथियों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है हमारी, ये किस लिए जानी जाती है? तो यह अपने नगर नियोजन के लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अब इससे संबंधित फैक्ट कुछ देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन ही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, यानी जो इसकी नगर नियोजन जो व्यवस्था थी यही सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसमें देखिए जालनुमा सड़कें, गालियाँ, सुनियोजित जल निकास प्रणाली एवं पक्की ईंटों का प्रयोग आदि कई विशेषताएं सिंधु सभ्यता में देखने को मिली। यानी हमको सिंधु सभ्यता में सड़कें, गलियाँ और जल निकास, यानी जल निकास के लिए नालियाँ, पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को हमको इसी में मिल जाता है सिंधु सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा फैक्ट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का सर्वप्रथम अवशेष हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। यानी इस सभ्यता में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। अगला दिया है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें और मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, यानी इस समय में ईंटों का प्रयोग मनुष्य करने लगा था। और अगला दिया है सिंधु घाटी की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी, यानी जो ईंटें बनाई जाती थी उनका भी एक निश्चित अनुपात था, जो कि 4:2:1 के अनुपात में बनाई जाती थी। 4 इनकी लंबाई थी, 2 इनकी चौड़ाई थी और 1 जो है इनकी मोटाई हो जाती थी। अब हम साथियों इसी से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारे को हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये भारत में भी वर्तमान में स्थित है। लोथल गुजरात में। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। जो लोथल है ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यताओं में से एक महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। यानी यह 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है जो कि गुजरात के भाल में स्थित है। इसकी खोज सन 1954 ईस्वी में हुई थी। लोथल की खोज कब हुई थी? सन 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला देखेंगे भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। अब इससे संबंधित हम अगला फैक्ट देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। यानी इसकी खुदाई जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी, ठीक, हड़प्पा की। और 2500 ईसा पूर्व को लगभग भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से एक ऐसी विकसित सभ्यता का ज्ञान 1921 ईस्वी में लोगों को समक्ष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 केंद्रों की खुदाई से आना आरंभ हुआ। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि 2500 ईसा पूर्व के लगभग ही भारत के उत्तर पश्चिम भाग से एक ऐसी विकसित सभ्यता का ज्ञान हुआ, तो यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 केंद्रों की खुदाई से आना आरंभ हुआ है, जो विश्व की प्राचीनतम एवं अन्य सभ्यताएं से पुरानी थी। यानी जो हमारे विश्व की और प्राचीन सभ्यताएं हैं पुरानी, तो यह उनसे भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। कौन कौन सी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है हड़प्पा कालीन स्थल रोपण बंगाल किस नदी के किनारे स्थल है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपण यानी या फिर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सतलज। यह हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं इसी संबंधित फैक्ट क्या दिया है। रूपनगर जिसका पुराना नाम रोपड़ था, यानी रोपड़ को क्या कहा जाता है? रूपनगर कहा जाता है। भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में स्थित एक नगर है। ये पंजाब राज्य में स्थित है। रूपनगर एक प्राचीन स्थल है। यह एक प्राचीन स्थल था। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है, यानी इसका इतिहास जो है सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा था।
यह सतलुज नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा था। रूपनगर में कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं, जिनमें गुरुद्वारा श्री भट्टा साहिब द्वारा गुरुद्वारा श्री टिब्बी साहिब शामिल है। ठीक है, इसके कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी इसमें स्थित हैं। देखिए, इसी से अगला संबंधित अगला प्रश्न क्या बनता है कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता जो है हमारे ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अब देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल के मध्य का समय है। यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का बीच का समय है। यह वो समय है जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती आरंभ कर दिया था। यानी आद्य इतिहास काल में मनुष्य जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया था। यह मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का दौर है। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राक हड़प्पा संस्कृति, नंबर 2 हड़प्पा संस्कृति, नंबर 3 उत्तर हड़प्पा संस्कृति, और उसके बाद क्या दिया है, आद्य इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सकते। यानी करें आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा क्या है कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद, यानी लिखना, इसमें लोग लिखना तो जानते थे लेकिन क्या लिखे हैं इस चीज़ को पढ़ना नहीं जानते थे। यानी जो लिखे हुए हैं पहले से उसको नहीं जान सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन इस काल के लोग जो हैं ये लिखना सीख गए थे, आद्य ऐतिहासिक काल के लोग। अगला दिया सिंधु घाटी की सभ्यता को खोजने के लिए जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुए कौन थे। यानी सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई थी तो इसमें 2 भारतीय का नाम है, एक है दयाराम साहनी और दूसरा है रामलदास बनर्जी जी। देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह 1920 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, हड़प्पा और रासालदास बनर्जी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। यानी खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। खुदाई के बाद जो सामने आया उसके भारत की एक दूसरी तस्वीर दुनिया के सामने रखी थी। इसके पहले भारत का इतिहास आर्यों तक सीमित था। साथियों, मोहनजोदड़ो का जब तक खुदाई नहीं हुई थी, इसके पहले जो है इतिहास हमारा आर्यों तक ही सीमित था, लेकिन जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब हमारा इतिहास इससे आगे बढ़ा है, आर्यों से। अगला क्या दिया, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे किस में विश्वास करते थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। चलिए, इससे संबंधित हम आपको कुछ फैक्ट भी बताते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। यानी बहुत देवियों के जो भगवान की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। ये मूर्तियाँ मातृ देवी या प्रकृति देवी की थी। यानी ये मूर्ति किसकी थी, मातृ देवी या प्रकृति देवी की थी। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यानी प्राचीन काल से ही मातृ प्रकृति की पूजा भारतीय करते हैं और आधुनिक काल में भी, और अभी भी हमको देखने को मिलता है कि हम लोग मातृ की पूजा करते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित अगला प्रश्न क्या दिया है, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ये विशाल स्नानागार मानी जाती है। इसी संबंधित फैक्ट देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा गया है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी यहाँ पर चौड़ी सड़कें, बहुत सारे कुएं होने का भी प्रमाण मिला है। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नलियों का प्रयोग भी मिला है। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित था। यानी यह नगर जो है विकसित हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र है ये त्रिभुजाकार है। ये आप कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वर्गाकार है, कायताकार है, त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार है, जिसमें मोहनजोदड़ो भी आता है। यानी हड़प्पा सभ्यता में ही मोहनजोदड़ो भी आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पावासी किस युग से परिचित नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हड़प्पावासी जो हमारे थे ये लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी किस वस्तु से परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। अब देखिए, इसी संबंधित फैक्ट हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी, किस युग की सभ्यता थी, ये कांस्य युग की थी, क्योंकि इसमें कांस्य का प्रयोग जो है पहली बार किया गया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे तथा उसकी रांगे के साथ मिश्रित धातु कांस्य का इस्तेमाल किया। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच में पड़ता है। पाषाण काल में मनुष्य की किसी भी धातु का खनन कर पाने की समर्थता थी। कांस्य युग में लोहे की खनिज
नहीं हो पाई थी और लौह युग में तब तांबा, कांसा और लोहे के अलावा मनुष्य कुछ अन्य ठोस धातुओं की खोज तथा उनके उपयोग भी सीख गया था। यानी इस युग में क्या हुआ था कि लोहे की खोज आदमी नहीं कर पाया था और कई चीज़ों का खोज कर चुका था, जिनमें तांबा है, कांसा इत्यादि इसी प्रकार की वस्तुएं हैं। अब देखिए इससे संबंधित अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दहमाबाद से। हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है ये हमें दहमाबाद से प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसी संबंधित देखते हैं कि प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए योगी की यानी पुरोहित, जो पुरोहित होते हैं इनकी मूर्ति है। और तैमाबाद से तांबे का रथ चलाना, मनुष्य, सांड, गंडा तथा हाथी प्राप्त हुए। यानी तैमाबाद से जो है हमको ये यहाँ से रथ मिला है, सांड मिले हैं, गैंडा और हाथी भी प्राप्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सभी। इनमें सभी थे। लोथल भी था, सुतकांगेंडस भी था, अल्लाहदीनो में बालकोटा भी था, कुंतासी भी था। देखिए क्या दिया है कि लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मिस्र के साथ व्यापार होता था। और सुतगेंडोर से क्या था, जो कि दक्षिण बलूचिस्तान में चश्मग नदी के किनारे पर अवस्थित था, जहाँ से दूरस्थ पश्चिम क्षेत्रों के साथ होता था। यानी इसका व्यापार कहाँ होता था, तो दूरस्थ पश्चिमी क्षेत्रों के साथ होता था। अगला देखिए, किस हड़प्पा कालीन सभ्यता में नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। कभी कभी देखिए हमको दिखाई देता है कि नृत्य करती हुई मूर्तियाँ, जिसमें स्त्री नृत्य करती होती है, ऐसी कांस्य की मूर्ति तो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो जब खुदाई हुई थी तो वहीं से प्राप्त हुई थी। लास्ट प्रश्न देखेंगे इससे बनने वाला, कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई। यानी हड़प्पा काल में कौन सी फसल नहीं उत्पादित की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दालें। हड़प्पा काल में चावल, गेहूँ, जौ इत्यादि चीज़ें उत्पादित की गई थी। देखिए इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था किससे आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, जिससे व्यापार और वाणिज्य का भी समर्थन प्राप्त था। तो इसको वाणिज्य का भी समर्थन प्राप्त था और व्यापार का भी। उस समय की मुख्य खाद्य फसलें गेहूँ, जौ थी, लेकिन राई, मटर, तिल एवं सरसों आदि की भी खेती होती थी और दालें हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाए। यानी उस समय में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों ये चीज़ें तो उत्पन्न की जा सकती थी, लेकिन उसमें दालें नहीं उत्पन्न की जा सकती थी। किस समय में, तो हड़प्पा कालीन के लोगों द्वारा। हड़प्पा काल सभ्यता में दालें नहीं उत्पादित की जा सकती थी। तो साथियों इस प्रकार आपको हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले सभी प्रश्न समाप्त हुए। आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों इसी तरह हम प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आज आपका हड़प्पा काल पढ़ाया गया है, कल आपको नई चीज़ें सिखाई जाएंगी और आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और जो चीज़ आपको न समझ में आई उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको समझाने का प्रयास करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।